विलियम कैरी, भारतीय कृषि और उद्यान कृषि सोसाइटी के संस्थापक। एक बालक के रूप में विलियम कैरी ने अपने आसपास पौधों और जानवरों में बड़ी रुचि दिखाई। यदि उनके मन में आ जाए कि किसी विशेष फूल या कीट को प्राप्त करना है, तब तो वे मिट्टी, धूल आदि की परवाह किए बिना उसे पकड़कर ही चैन लेते थे। उनका शयन कक्ष जिंदा और मुर्दा पक्षियों से भरा रहता था। इससे पता चलता है कि उनकी मां ने भी अपने बेटे के इस कार्य पर प्रशंसनीय उत्साह दिखाया होगा। जिस बालक ने 8 से 14 वर्ष तक विज्ञान, इतिहास, यात्रा आदि की पुस्तकें पढ़ी, जिसके चाचा ने उसे बागवानी के गुण सिखाए, फिर उस जूता सुधारने वाले कारीगर ने जहां कहीं रहा अपने घर के चारों ओर बागवानी किया। जिस दिन से वह कलकत्ता आया, एक वैज्ञानिक निरीक्षक बन गया। जैसे ही उसने अपना लकड़ी का घर जंगल में बनाया, एक कृषि सुधारक बन गया। बंगाल में आकर उन्होंने अवलोकन के लिए पुस्तकें रखी। हर वर्ग के पक्षी, जानवर, मछली, रेंगने वाले जंतु आदि पर उनके पास अलग अलग पुस्तकें थी। उनकी इच्छा थी कि इन संग्रहों का बारीक अवलोकन कर भविष्य में इन्हें यूरोप भेजे। वे वनस्पति विज्ञान के पंडित थे। भारत में वे अपने वनस्पति विज्ञान की रुचि के साथ काम करने लगे। वे दिल लगाकर पौधे उगाने में लग गए। उनके पास एक लंबा चौड़ा बगीचा था जिस पर उन्हें बड़ा गर्व था। अपने एक मित्र को उन्होंने लिखा, मुझे प्रकृति से बड़ा लगाव है और उसके साथ होने पर मुझे अपने परिश्रम से बड़ा आराम मिलता है। मेरे संग्रहालय और बगीचे मेरे लिए न सिर्फ आनंद के स्रोत है, परंतु मेरे लिए स्वास्थ्य के स्रोत भी है। उनका सबसे छोटा बेटा जोनाथन अपने पिता की प्रेक्षण क्षमता और परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि के प्रति उनकी उत्सुकता पर लिखते हैं। वे लिखते हैं, मेरे पिता प्रकृति की वस्तुओं में बहुत रुचि लेते थे। उनका कच्चे खनिजों और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह बड़ा व्यापक था। उनके आराम का समय इन्हीं कार्यों में बीतता था। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन उनका लगातार आनंद का विषय था। बागवानी के प्रति उनका शौक अंत तक बना रहा। उनकी लोकप्रिय एकांत साधना में किसी को दखल देने की अनुमति नहीं थी और यहीं पर ही वे अपनी भक्ति व मनन के सबसे कीमती क्षणों का आनंद लेते थे। उन्होंने क्यारियों को पंक्तिबद्ध तरीके से सजाया था। उनकी क्यारी या क्यारी की सीमा को छूना मन उनकी आंख की पुतली को छूना था। पूर्व में उनके पास सबसे ज्यादा वनस्पति संग्रह था। उनका पत्राचार यूरोप में अनेक प्रसिद्ध लोगों के साथ था। उन्हें वह पूर्व के नमूने भेजते, जिसके बदले वे उनसे वहां के नमूने मंगवाया करते थे। यह देखकर दुख लगता था कि मेरे पिता की वृद्धावस्था व बीमारी के अंत के दिनों में जब वे अपने लोकप्रिय स्थान का आनंद नहीं ले पाते थे, अक्सर जब वे चल नहीं पाते थे, वे एक 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर अपने बगीचे में घूमते थे। कोई ना कोई उनकी गाड़ी को खींचकर उन्हें घुमाता रहता। उन्होंने अपने मित्र विलियम रॉक्सबर्ग की पुस्तक फोरा इंडिका के 3 वॉल्यूम का संपादन किया, जो कि वनस्पति वैज्ञानिकों में आज भी उच्च स्तर का कार्य है। इस पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ पर उन्होंने लिखा, तेरे सारे काम हे परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, दाऊद। उनके 5 एकड़ वनस्पति बगीचे में नीलगिरी, महार्थ, देवदार, साल, इमली आदि के पेड़ थे। कलकत्ता में ये पेड़ लोगों के लिए अनजान थे। जून 1800 में श्रीरामपुर में आने के 6 माह पश्चात उन्होंने अपने मित्र विलियम रॉक्सबर्ग से कहा। उनके बगीचे में 426 पेड़ पौधे के नमूने उनके पास थे। आधी शताब्दी तक दक्षिण एशिया में यह अपने आप में एक अनोखा बगीचा था। 50 वर्ष पहले सरकार ने जंगल संरक्षण का प्रयास आरंभ किया था। कैरी साहब पहले से ही संरक्षण के कार्य कर रहे थे। कैरी के मन में हमेशा यह चलता रहता था कि वह अपने पड़ोसी के लिए कुछ करे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उन्होंने अपने चारों ओर किसानों का जीवन आरामदायक बनाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को और सुरक्षित करने के लिए, उनकी सामान्य खुशियां सुधारने के लिए कृषि एवं उद्यानिकी सोसाइटी का संवर्धन किया एवं बढ़ाया। 15 अप्रैल 1820 को मिशन हाउस श्रीरामपुर में कृषि एवं उद्यानिकी सोसाइटी का गठन का रास्ता साफ हो गया। 14 सितंबर को कलकत्ता के टाउन हॉल में पहली सभा आयोजित हुई। कैरी के अलावा मार्शमैन और वार्ड 3 यूरोपीय लोगों ने सभा में भाग लिया। स्थानीय और विदेशी लोगों को सहयोग के लिए उत्साहित किया गया। सोसाइटी तेजी से लोकप्रिय होने लगी। पहले 7-8 सालों में ही 7000 सदस्य हिंदुस्तान के चुने हुए लोग सोसाइटी के सदस्य बन गए, जिनमें से 700 एशियाई थे। 1842 में सोसाइटी ने अपने संस्थापक का सम्मान करने का निर्णय लिया। सोसाइटी के भवन मेटकॉफ हॉल में उनकी अवाक्ष मूर्ति की स्थापना की गई।
यह उनकी सेवाओं के लिए जो भारत के कृषि क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं, योग्यताओं व प्रभाव को निरंतर प्रयोग कर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो उन्होंने किया, उसके सम्मान में था। विलियम कैरी, समाज सुधारक। सती प्रथा एवं सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कैरी का संघर्ष। जैसे ही विलियम कैरी भारत आए, उन्होंने अत्यंत पाशविक और अमानवीय प्रथा को देखा, जिसमें एक विधवा को जिंदा ही जलाया या दफनाया जाता था। 1 अप्रैल 1899 को कलकत्ता से लौटते समय कैरी ने देखा कि एक स्त्री अपने पति की लाश के साथ ही अपने आप को स्वयं जिंदा जला रही थी। कैरी को बताया गया कि वह स्त्री एक महापवित्र कार्य कर रही थी। कैरी ने उस स्त्री को समझाया कि इस प्रकार अपने जीवन को नष्ट न करे। उत्तर में उससे कहा गया कि यदि आप नहीं देख सकते तो जा सकते हैं। कैरी ने निश्चय किया कि वे वहां ठहरेंगे तथा परमेश्वर की अदालत में इसकी गवाही देंगे। कैरी और ना देख सके, परंतु उस हत्या के विरुद्ध जोर जोर से चिल्लाते हुए वे चले गए। उस दृश्य की याद ने उनका पीछा कभी ना छोड़ा। वह जीवन भर इसकी आग से जलते रहे। पहले तो उन्हें अधिकारियों से उदासीनता ही मिली। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1805 में अपना निर्णय सुनाया कि सती प्रथा को धार्मिक अनुमोदन है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। परंतु किसी अन्य अकेले व्यक्ति से बढ़कर कैरी का प्रभाव रंग लाया और इस हत्यारी प्रथा को हमेशा के लिए दूर कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली, गवर्नर जनरल, ने मिशनरी के हर प्रयास को समर्थन व सहायता दी और उसी वर्ष के ग्रीष्म में अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए। उनके सेवानिवृत्त से थोड़ा पहले सती के विषय में पहला आधिकारिक पत्र उनके सरकार के सामने आया। यह पत्र बड़ी सावधानी से श्रीरामपुर मिशनरी द्वारा तैयार किया गया था, परंतु गवर्नर जनरल के सेवानिवृत्त होने के पूर्व संध्या तक लोक नीति पर पर्याप्त विचार मंथन प्राप्त न हो सका। कैरी को 1829 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक दिन रविवार प्रातःकाल के समय जब लॉर्ड बैटिक संदेश के लिए मनन कर रहे थे, इस जघन्य प्रथा को रोकने के नियम की पुकार उन तक पहुंची, जिन्होंने प्रचार के लिए किसी और को अपने स्थान पर भेजकर तुरंत अपनी कलम ली और सरकारी अनुवाद लिखा और इसे बंगाल गजट में जारी करते हुए कहा कि अब आगे को एक भी आत्मा इस नृशंसक प्रथा का शिकार नहीं होगी। कैरी ने शिशु हत्या के आंकड़ों, कारणी और प्रकृति पर एक शोध तैयार किया और उसे प्रकाशित किया। उन्होंने सरकार को अनेक आवेदन दिए। 1802 में शिशु हत्या को गैर कानूनी घोषित किया गया। यह पहली बार हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के धार्मिक कार्यों में दखल दिया। इससे दूसरी कुरीतियों को दूर करने में एक उदाहरण स्थापित हुआ। कोड़ियों के अलावा और किसी भी पीड़ित वर्ग ने कैरी से अपील नहीं की। कोड़ियों को उनके परिवार निकाल देते थे, समाज से बाहर कर उन्हें जिंदा जला देते थे। धर्म ये शिक्षा देता था कि केवल अग्नि द्वारा जलकर ही शरीर नए अस्तित्व में प्रवेश होने के लिए शुद्ध हो सकता है। 1812 में कुटवा में उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को जिंदा जलाए जाते हुए देखा। उसकी आत्मा भय से आक्रांत थी। उन्हें तब तक चैन न मिला जब तक कि उनके प्रभाव व मेहनत से कलकत्ता में कोड़ियों के लिए एक अस्पताल स्थापित न हो गया। इच्छा मृत्यु भी बहुत व्यापक थी। जो लोग लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे और असहनीय दर्द का सामना करते थे, उनमें इच्छा मृत्यु बहुत प्रचलित थी। अशक्त लोगों को अत्यंत ठंड और गर्मी में ले जाकर बाहर खुले में छोड़ दिया जाता था। यह नदी के किनारे मगरमच्छों व अन्य जानवरों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया जाता था। कैरी ने इन और ऐसी अनेक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी। इसमें बाल वैश्यावृत्ति के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार की अकर्मण्यता की आलोचना की। उन्होंने वार्ताओं का आयोजन किया तथा ऐसे नृशंसक हत्याओं के विरुद्ध आवाज बुलंद की। अखबार, शब्दकोश, पुस्तकें और बाइबल हजारों के लिए रोजगार का कारण बने। जब कैरी ने कलकत्ता और दीनापुर में 1812 और 13 में कार्य आरंभ किया, बंगाल में ना मुद्रित साहित्य और ना मुद्रित कोई कागज था। बंगाल सबसे पहला गैर ख्रिस्ती देश था जिसमें प्रेस छपाई का परिचय कराया गया। उनका प्रथम बंगाली नए नियम का संस्करण 1801 में सामने आया। जो 1801 में आरंभ हुआ वह उनकी मृत्यु के साथ बंद नहीं हुआ। अपने जीवन में उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशन किए: 7 व्याकरण की पुस्तकें, 4 शब्दकोश, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तेलुगु। उनका संस्कृत का शब्दकोश 80,000 शब्दों वाला 1815 में सामने आया। 13 बहुभाषी शब्दकोश, 40 भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद, विभिन्न विषयों पर 132 पुस्तकें जैसे वनस्पति विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य आदि। रामायण और महाभारत का बंगाली अनुवाद भी किया।
कैरी ने भारत में छपाई के आधुनिक विज्ञान का परिचय दिया। उन्होंने पेपर मिल निर्माण, भारत में सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण और छपाई अक्षरों का निर्माण आदि किया। इन सुविधाओं को एकत्र कर विलियम कैरी ने पूर्व में सबसे पहला पूर्वी भाषा का अखबार प्रकाशित किया, जिसका नाम समाचार दर्शन था, और अंग्रेजी के अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो बाद में स्टेटमैन हो गया। कैरी द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन भी काफी तादाद में कराया गया। यह प्रकाशन मीडिया प्रसारण द्वारा बंगाली क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हुआ। वास्तव में 19वीं शताब्दी में भारत के आधुनिकीकरण की भूमिका में कैरी का स्वतंत्र प्रेस और खुले संवाद के क्षेत्र में योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न केवल उनकी प्रकाशन कंपनी ने हजारों लोगों के लिए नौकरी का अवसर पैदा किया, परंतु भारत के विकास, आर्थिक, राजनीतिक और देश के सामाजिक विकास में दूर तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एक ऐसी ताकत थी जिसने भारत की 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के आंदोलन को जन्म दिया। पहला भारतीय बचत बैंक। भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए कैरी का एक और प्रयास, वह था बचत बैंक योजना। 19वीं शताब्दी में ब्याज दर इतनी ऊंची थी जैसे कि 72% तक। यह 36% से नीचे तो कभी नहीं रही। इस प्रकार अधिकांश लोगों के लिए ऋण लेना असंभव जैसा था। इस शोषण के कारण भारत में उद्योग, वाणिज्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में निवेश को कठिन बना दिया। कैरी ने भारत के दीर्घकालीन व स्थायी आर्थिक विकास के लिए सोचा और यह पाया कि लोगों की समृद्धि उनके रोज के कार्य हेतु एक ऐसे ब्याज दर पर पैसा उधार लेना जिससे वे आसानी से व्यवसाय कर सके और अपना लाभ भी कमा सके। इसके प्रत्युत्तर में कैरी ने पहले भारतीय बचत बैंक की स्थापना की। कैरी की अन्य योजनाओं की तरह यह योजना स्थानीय लोगों के लिए वर्तमान और भविष्य में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। उन्होंने भारत में भाप के इंजन का परिचय कराया और लोहारों को प्रेरित किया कि इंजन के नमूने तैयार करें। कैरी ने भारत में नक्षत्र ज्ञान का भी परिचय कराया। उन्होंने देखा कि वर्तमान में नक्षत्र विद्या किस्मतवादी और समय का सही प्रबंध ना कर पाने से बड़े भयंकर व विनाशकारी परिणाम दे रही थी। यह विद्या व्यक्ति को सितारों के अधीन बताते हुए हमारे जीवन को खतरे में ला खड़ा करती है। मसीही नक्षत्र विज्ञान हमें स्वतंत्रता देता है, जिससे हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, भूगोल का अध्ययन कर सके और हमारे कार्य एवं जीवन की बेहतर योजना बना सके। एक क्रांतिकारी शिक्षावादी। प्रकाशन के साथ साथ कैरी ने भारत में शिक्षा को भी व्यापक करने का प्रयास किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने देश में पुस्तकें उधार देने वाले पुस्तकालयों की स्थापना की। इन पुस्तकालयों में बहुत सारी पुस्तकें इंग्लैंड से उनके मित्रों द्वारा पानी के जहाजों से भेजी गई। कैरी ने अनेक नए शैक्षणिक संस्थान भी खुलवाए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 8000 हर जाति के भारतीय बच्चों के लिए और 100 क्रिश्चियन स्कूल खुलवाए। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला भारतीय स्कूल खुलवाया। अनेक वर्षों तक मिशनरियों को एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस होती रही जिसमें स्थानीय छात्रों को उच्च व पूर्ण शिक्षा दी जा सके। जुलाई 1818 में उन्होंने एक कॉलेज की विवरणिका जारी की। एशियाई युवा, क्रिश्चियन एवं अन्य जाति लोगों के हेतु पूर्व देशीय साहित्य और यूरोपीय विज्ञान शिक्षण देने के लिए एक उपयुक्त भवन का निर्माण व उसे पूर्ण सुसज्जित करने के लिए 3 मिशनरियों ने 2400 पाउंड की राशि अपने खातों से प्रदान किया। कॉलेज पर तो वास्तव में इससे भी अधिक खर्च आया, परंतु पूरा खर्च तीनों मिशनरियों ने ही वहन किया। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1810 में क्रिश्चियन अगुओं को प्रशिक्षण देने के लिए की गई। आज भी यह कॉलेज एशिया का सबसे अच्छा एवं अग्रणी शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह अपने संस्थापक के दर्शन एवं योजना के प्रति एक श्रद्धांजलि बना हुआ है। भारतीयों को उनकी अपनी संस्कृति और भाषा में शिक्षित होने को ध्यान में रखकर कैरी ने पुस्तकों का अनुवाद, जैसे व्याकरण पुस्तकें और बाइबल के अनुवाद तैयार किए। इन सारी गतिविधियों का परिणाम बहुत उत्साहजनक रहा। चूंकि इन सब कार्यों में कैरी ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया, इसके साथ साथ उन्होंने हजारों लोगों के लिए स्थायी रोजगार तैयार किया। दीर्घकालीन रूप से स्थानीय स्कूलों की बढ़ी हुई उपलब्धता एवं पुस्तकों से भारत के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा योगदान सिद्ध हुआ।